नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब ईपीएफओ ने हाल ही में एक पत्र जारी किया है और ये पत्र जुड़ा है ईपीएस 95 पेंशनरों की कुछ पुरानी मांगों से, खासकर न्यूनतम पेंशन को लेकर। और इसी सिलसिले में एक जरूरी बैठक भी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। ये पत्र 17 अक्टूबर 2025 का है और ये सीधे तौर पर 13 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उससे जुड़ा है। और ये कोई ऐसा वैसा पत्र नहीं है। इसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 2 पेंशन ने जारी किया है और जो सीपीएफसी हैं मतलब केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उन्होंने इसे अनुमोदित किया है। तो हाँ, ये आधिकारिक है। तो आज का हमारा काम यह है कि इस पत्र को ठीक से समझें, देखें कि उस दिन क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई, क्या कोई आश्वासन मिला, और सबसे जरूरी कि इन सब का ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए आखिर मतलब क्या है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस दिन की घटनाओं पर। 13 अक्टूबर को क्या हुआ? ठीक है, तो देखिए 13 अक्टूबर 2025 का दिन था। नई दिल्ली में ईपीएफओ का जो मुख्यालय है, वहाँ केंद्रीय न्यासी बोर्ड, जिसे सीबीटी कहते हैं, हाँ, तो उसकी 238वीं बैठक चल रही थी। ये एक तयशुदा बैठक थी जहाँ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। और ठीक उसी समय, जैसा कि अक्सर होता है, मुख्यालय के बाहर भी कुछ चल रहा था। बिल्कुल। पत्र में बताया गया है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्य मुख्यालय के ठीक बाहर जमा थे। पर यहाँ एक बात पर जोर दिया गया है पत्र में भी कि उनका ये जमावड़ा एकदम शांतिपूर्ण था, व्यवस्थित था। वो सिर्फ अपनी बात रखने आए थे। और उनकी मुख्य मांग क्या थी? वही पुरानी न्यूनतम पेंशन वाली। हाँ, मुख्य रूप से वही कि न्यूनतम पेंशन जो है उसे बढ़ाया जाए। उनकी इच्छा थी कि माननीय श्रम और रोजगार मंत्री जी से मिले। पत्र में उन्हें एचएलएम कहा गया है। हाँ, तो उनसे मिलकर अपनी बात रखें। ये मांग तो आप जानते हैं कई सालों से उठ रही है। यहां तक तो ठीक है। एक तरफ अंदर बैठक, बाहर अपनी मांग रखते पेंशनर, ये तो अक्सर देखा जाता है। लेकिन फिर कुछ अलग हुआ। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी बदल गई। जब माननीय श्रम मंत्री जी सीवीटी बैठक के लिए मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने बाहर जमा पेंशनरों को देखा और पत्र के हिसाब से उन्होंने स्थिति को समझा और वहीं मौके पर ही एक फैसला ले लिया। फैसला? क्या फैसला लिया उन्होंने? उन्होंने पेंशनरों के जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया, कहा कि सीबीटी बैठक शुरू होने से ठीक पहले ईपीएफओ के कॉन्फ्रेंस रूम में एक तुरंत बैठक करते हैं। ये कोई पहले से प्लान नहीं था, अचानक हुआ। और ये अपने आप में मैं कहूंगी एक बड़ी बात थी। ये तो वाकई दिलचस्प है। आमतौर पर तो अधिकारी बचते हैं ऐसे में, लेकिन यहां मंत्री जी ने खुद पहल की। तो ये जो अचानक बैठक हुई, इसमें कौन कौन लोग थे? पेंशनरों के प्रतिनिधि तो होंगे ही। हाँ, बिल्कुल। पेंशनरों की तरफ से ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के 2 मुख्य प्रतिनिधि शामिल हुए, कमांडर अशोक राउत और श्री वीरेंद्र सिंह। पत्र में इनके नाम भी दिए गए हैं। और दूसरी तरफ सरकार या ईपीएफओ से कौन था? सिर्फ मंत्री जी? नहीं, ये काफी हाई लेवल मीटिंग थी। पत्र बताता है कि खुद माननीय श्रम और रोजगार मंत्री थे। उनके साथ माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे भी थीं। फिर श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव थे, सीपीएफसी थे और पेंशन डिवीजन के भी अधिकारी मौजूद थे। अच्छा, मतलब मंत्रालय और ईपीएफओ के बिल्कुल शीर्ष अधिकारी। ये तो दिखाता है कि मामले को गंभीरता से लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, हुआ क्या इस बैठक में? बात क्या हुई? देखिए, पत्र के अनुसार शुरुआत काफी सकारात्मक रही। माननीय मंत्री जी ने सबसे पहले पेंशनरों की तारीफ की। उन्होंने इस बात को सराहा कि पेंशनर इतने लंबे समय से अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनका तरीका हमेशा शांतिपूर्ण और अनुशासित रहा है। उन्होंने उनके ईमानदार प्रयासों का सम्मान किया। ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। मंत्री का प्रदर्शनकारियों के तरीके की तारीफ करना, ये कहीं ना कहीं एक पुल बनाने जैसा है। इसके बाद क्या हुआ? पेंशनरों ने अपनी मांगें दोहराई होंगी? हाँ, जाहिर है उन्होंने अपनी बात रखी होगी। पत्र में उनके शब्दों का ब्यौरा तो नहीं है, लेकिन जो अहम बात पत्र में लिखी है वो है मंत्री जी का आश्वासन, खासकर न्यूनतम पेंशन की मांग पर। अच्छा, क्या आश्वासन दिया? क्या कोई ठोस वादा किया गया? देखिए, पत्र में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो हैं कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रतिवेदन पर अत्यंत विचार किया जा रहा है, अटमोस्ट कंसिडरेशन, और साथ ही इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। फुल सिंसेरिटी। अत्यंत विचार, पूरी गंभीरता से जांच। अब सरकारी भाषा में इन शब्दों का मतलब क्या निकालें? क्या ये सिर्फ टालने वाली बात है या इसमें सच में कोई दम है? देखिए, सरकारी आश्वासनों में शब्दों का वजन होता है
अटमोस्ट कंसिडरेशन और फुल सिंसियरिटी जैसे शब्द ये दिखाते हैं कि मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा, उसे ऊपर रखा गया है, प्राथमिकता दी जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि ये तुरंत समाधान की गारंटी नहीं होते, लेकिन एक औपचारिक संकेत है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मामला अब आधिकारिक तौर पर एजेंडा पर है, ये कह सकते हैं। तो मतलब दरवाजा खुला है लेकिन मंजिल अभी साफ नहीं दिख रही। इसके अलावा कुछ और कहा गया, जैसे समाधान कैसा होगा, इस पर कोई बात? मंत्री जी ने ये भी जोड़ा कि सरकार पेंशनरों के हित में सर्वोत्तम संभव समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। अब ये सर्वोत्तम संभव समाधान क्या होगा, इसका खुलासा पत्र में नहीं है। ये एक खुला आश्वासन है। इसका असली मतलब तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता जताना, वो भी इतने बड़े स्तर पर, यह पेंशनरों के लिए उम्मीद तो जगाता ही है। न्यूनतम पेंशन के अलावा उच्च पेंशन का मुद्दा भी तो है, वो भी काफी उलझा हुआ मामला रहा है, उस पर कुछ बात हुई? हाँ, उसका भी जिक्र है पत्र में। बताया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उच्च पेंशन पर, उसके पालन में उच्च पेंशन से जुड़े जितने भी मामले हैं उन पर ईपीएफओ मिशन मोड में काम कर रहा है। मिशन मोड, इसका क्या मतलब हुआ? तेजी से काम करना? बिल्कुल, मिशन मोड का मतलब ही यही है कि इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। टारगेट ये है कि इन्हें जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। जो भी प्रक्रिया में देरी हो रही थी उसे हटाकर जो पात्र पेंशनर हैं उन्हें जल्द से जल्द उच्च पेंशन का लाभ मिले। ये उन लोगों के लिए यकीनन राहत की खबर है जो इंतजार कर रहे हैं। तो न्यूनतम पेंशन पर विचार का आश्वासन, उच्च पेंशन पर तेज कार्रवाई। बैठक में और कुछ खास हुआ? एक और बहुत अहम बात सामने आई जो शायद भविष्य की तरफ इशारा करती है। मंत्री जी ने पेंशनर प्रतिनिधियों को सरकार की कुछ आगे की योजनाओं के बारे में भी बताया। अच्छा, किस तरह की योजना है? पत्र कहता है कि मंत्री जी ने उन्हें सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो योजनाएं बन रही हैं उनके बारे में बताया। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, और खास बात यह है कि इसमें पेंशन और चिकित्सा लाभ दोनों को शामिल करने की बात है। सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण, पेंशन और मेडिकल बेनिफिट्स के साथ, ये तो बहुत बड़ा विषय लगता है। इस पर हम अंत में और सोचेंगे। पहले बताइए, इन सब बातों पर पेंशनर प्रतिनिधियों का क्या रिएक्शन था? क्या वो संतुष्ट लगे? पत्र के आखिर में बस इतना लिखा है कि समिति के जो प्रतिनिधि थे, कमांडर राउत और श्री वीरेंद्र सिंह, उन्होंने मंत्री जी को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि कुछ सकारात्मक होगा। अब वो कितने संतुष्ट थे या उनकी विस्तृत प्रतिक्रिया क्या थी, ये पत्र में नहीं है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, एक अचानक हाई लेवल मीटिंग हुई, पेंशनरों के शांतिपूर्ण तरीके की तारीफ हुई, न्यूनतम पेंशन पर गंभीरता से विचार करने और सबसे अच्छा हल निकालने का आश्वासन मिला, उच्च पेंशन मामलों पर तेजी लाने की बात हुई और भविष्य में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने का संकेत भी मिला। बिल्कुल सही। संक्षिप्त में यही मुख्य बातें हैं। ये बैठक कई वजहों से महत्वपूर्ण है। एक तो इसने पेंशनरों की मांग को सीधे टॉप लीडरशिप तक पहुंचाया। दूसरा, मंत्री जी का आश्वासन भले अभी थोड़ा अस्पष्ट हो, पर यह एक औपचारिक प्रतिबद्धता है। तीसरा, उच्च पेंशन पर मिशन मोड, ये मौजूदा इंतजार कर रहे लोगों के लिए जरूरी है। और चौथा, ये सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण का जिक्र, ये दिखाता है कि सरकार शायद बड़े फलक पर सोच रही है। हाँ, और ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं कि मंत्री ने पेंशनरों के लगातार और शांतिपूर्ण प्रयासों को माना और सराहा। ये बातचीत के लिए एक अच्छा माहौल बनाता है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि EPS 95 पेंशनरों का जो लंबा संघर्ष रहा है, वो अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उनकी बात सुनी जा रही है, कम से कम ऊपर तक तो पहुंच रही है। बिल्कुल, इतने सालों से चली आ रही मांगों पर इस तरह की सीधी बातचीत होना, आश्वासन मिलना, ये एक अहम पड़ाव है। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, असली परीक्षा तो इन आश्वासनों को जमीन पर उतारने की होगी। अत्यंत विचार कब ठोस नीति बनेगा, वो सर्वोत्तम संभव समाधान क्या शक्ल लेगा, ये देखना होगा। पेंशनरों ने बहुत लंबा इंतजार किया है, अब वो चाहेंगे कि कुछ ठोस नतीजे सामने आएं। बिल्कुल। और अब आते हैं उस बिंदु पर जिसका आपने जिक्र किया था, सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण। पत्र में इसका उल्लेख है, भविष्य की पहल के तौर पर पेंशन और चिकित्सा लाभों के साथ। सुनने में तो बहुत बड़ा और अच्छा लगता है, पर इसके मायने क्या हो सकते हैं, जरा इस पर सोचते हैं। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है। सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण, ये शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी,
क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में भारत में सामाजिक सुरक्षा सिर्फ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी? क्या इसका दायरा बढ़ाया जाएगा? मतलब क्या इसमें असंगठित क्षेत्र के जो करोड़ों लोग हैं वो भी आएंगे, या आजकल जो गिग इकोनॉमी वर्कर्स हैं क्या वो भी इसके दायरे में आ सकते हैं? और फिर इसमें पेंशन के साथ साथ चिकित्सा लाभों की भी बात है। ये खासकर बुजुर्गों के लिए, पेंशनरों के लिए कितना मायने रखता है। तो क्या ये कोई नई स्वास्थ्य योजना होगी, या जो मौजूदा योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत, क्या उसी में कुछ जोड़ा जाएगा, या ईपीएस पेंशनरों के लिए कोई अलग से हेल्थ स्कीम? बहुत सारे सवाल हैं। और ये लागू कैसे होगा? इसका मॉडल क्या होगा? क्या ये पूरी तरह सरकारी होगा, या इसमें लोगों का भी योगदान होगा जैसे अभी ईपीएफओ ईपीएस में होता है? या फिर कोई मिला-जुला मॉडल? और सबसे बड़ा सवाल शायद कि इतने बड़े पैमाने पर अगर सामाजिक सुरक्षा देनी है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, वित्तीय संसाधन? ये सवाल सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए ही नहीं है। ये तो भारत की पूरे सामाजिक आर्थिक ताने बाने के भविष्य से जुड़े सवाल लगते हैं। क्या हम एक ऐसी कल्याणकारी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर नागरिक को कम से कम एक बुनियादी सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मिले? अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव होगा। बिल्कुल। ये पत्र भले ही एक खास समूह की मांगों और एक बैठक पर आधारित हो, लेकिन इसमें ये जो सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण का जिक्र है, इसने भविष्य की नीति पर सोचने के लिए एक बड़ा दरवाजा खोल दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये विचार क्या रूप लेता है और इसका देश के आम नागरिकों पर, संगठित असंगठित मजदूरों पर और हाँ, पेंशनरों पर क्या असर पड़ता है। तो सोचने के लिए ये एक बड़ा सवाल हम छोड़ जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा के इस संभाव्य सार्वभौमिकरण का असली मतलब क्या है और ये भारत के भविष्य को किस तरह से आकार दे सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।